मुझे सबसे ज्यादा जिससे मिलकर खुशी होती है ना, वो एक टीचर होता है। इसलिए कि ये जो भी हमारे आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो नौजवान हैं, उनकी जहन साजी और उनकी किरदार साजी, ये दोनों चीजें जो है ना आपका काम। चाहे वो आगे से सुनना चाहें चाहे ना सुनना चाहें, मगर आपका काम है मेहनत करते रहना, इनके साथ जुड़े रहना, इनको जोड़ के रखना, इनके साथ हमदर्दी करना, और जब ये आए भरे हुए तो इनकी बात को सुनना तहम्मुल के साथ। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन हमारा आज का होगा, इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा और आपको ये वाला जो काम है ना करने में बहुत मदद मिलेगी। सो मैं नॉर्मली जो है वो बगैर स्लाइड्स के पढ़ाता हूँ। कोशिश मेरी यही होती है। तो मैं यहाँ पे भी बोर्ड यूज करूंगा, व्हाइट बोर्ड। तो आपको मेरा बोर्ड नजर आ रहा है? चलें जी। एक आयत लिख रहा हूँ आपके सामने, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि आप मुझे जल्दी से इसका तर्जुमा चैट बॉक्स में लिख के दें। अच्छा, उलमा हजरात से गुजारिश है कि वो आम लोगों को ये वाली बात करने दें, ताकि क्योंकि उनको तो ज़ाहिर है पता ही होगा। क्या तुमने गुमान कर लिया है कि तुम्हें बेकार पैदा किया गया है और हमारी जानिब तुम लौटाए ना जाओगे? सो अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं आसान जबान में जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें अगर बात करूं, कि क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें ऐसे ही पैदा किया है बगैर किसी वजह के, और क्या तुम हमारी तरफ पलटाए नहीं जाओगे? अच्छा, पलटाए जाने से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जी कुछ सवालात होंगे जो हमसे किए जाएंगे। तो आप देखें कि अभी क्रिकेट टीम आपकी बहुत बुरा परफॉर्म करी थी। मैंने देखना छोड़ दिया क्रिकेट, अब आजकल दिल नहीं चाहता बिल्कुल देखने का, जो हाल हो गया है चीजों का इधर उधर। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आपको बड़ा बुरा लगता है आमतौर से, जो क्रिकेट देखने वाले हैं, अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि आपको लगता है कि इन लोगों में ये सलाहियत है कि ये परफॉर्म कर सकते हैं, ये इस काबिल हैं कि ये कुछ कर सकें, मगर वो फिर भी नहीं करते। तो इससे हमें अफसोस होता है। अब आप सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बे इंतहा सलाहियतें दी। जो काम भी दुनिया में कोई शख्स कर चुका है ना प्रैक्टिस करके, जो भी स्किल कोई एक्वायर कर चुका है, अगर आप एक तयशुदा रास्ते के ऊपर चले तो वो स्किल आप एक्वायर कर सकते हैं। मगर आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, या हो सकता है उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि आप नेचुरल ना हो उस स्किल के लिए। मगर जो चीज आज तक किसी ने सीख ली है, आप भी सीख सकते हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये मुमकिन है कि आपका एनवायरनमेंट उतना कंड्यूसिव ना हो जितना उसका एनवायरनमेंट है, मगर कोशिश करके इंसान, अगर वो सही एज में हो तो सीखा। मैं कहूँ कि जी 80 ईयर्स का बंदा है, उसका दिल चाहे कि जी मैं एक्रोबैट्स करना शुरू कर दूं, कलाबाजियां खाऊं हवा में, तो ये जाहिर है मुश्किल है, उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, बिकॉज उसमें कैपेसिटी नहीं है। सो अगर आप सही एज पे काम शुरू करें तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। जहां तक कोई पहुंचा है आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी आपकी सलाहियतें हैं। जब अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कि भाई उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, वो 5 सवालों वाली हदीस तो आपने पढ़ी होगी। तो मकसद यही है कि जो सलाहियतें तुम्हें दी थी उसका क्या किया तुमने। तो जब दूसरे परफॉर्म नहीं कर पाते, तो जब आप खुद परफॉर्म नहीं कर पाते और आपके सामने वो सारी सलाहियतें खुलेंगी कि यार मेरे पास तो ये सारा कुछ था और मैंने तो इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, तो कितना अफसोस होगा, कितना अपने ऊपर गुस्सा आएगा। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को जानें, क्योंकि अपने आप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को मैनेज नहीं करना सीखेंगे, तब तक आप अपने आप को उस अंदाज़ में ढाल नहीं सकते कि आप बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर सकें। इंसान के पास 3 चीज़ें ही होती हैं बेसिकली। एक उसके पास वक़्त होता है। वक़्त वो अल्टीमेट करेंसी है जो मैं और आप लेकर इस दुनिया में आए हैं। हर सेकंड के साथ ये वक़्त गुज़र रहा है। ये खर्च होता जा रहा है, इसको आप और मैं रोक नहीं सकते। एक दिन आएगा कि ये खत्म हो जाएगा। तो वक़्त सबसे ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्स है हमारे मेरे पास और आपके पास।
दूसरी है एनर्जी। जब मैं 25 साल का था, 26 साल का था, तो मेरे पास बहुत एनर्जी होती थी। मैं सुबह से पढ़ाना शुरू करता था, यूनिवर्सिटी के बाद पढ़ाना शुरू करता था, और मैं रात तक पढ़ाता रहता था। कभी कभी पढ़ा पढ़ा के 1 बजे घर पहुंचता था, क्योंकि आखिर में बस नहीं मिलती थी, पैदल आना पड़ता था। मगर अब इतनी एनर्जी नहीं है। सो इसी तरीके से एक वक्त होता है जिसमें आपके पास एनर्जी होती है, जब आपकी एज बढ़ती चली जाती है तो आपकी एनर्जी कम होती चली जाती है। तो दूसरी चीज हो गई एनर्जी। तीसरी चीज आपके पास जो है वो पैसे हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि कोई गरीब रहने में कोई बहुत फख्र की बात है। रिस्क अल्लाह की देन है, उससे मांगते रहना चाहिए, और उसकी नेमत है बहुत बड़ी। मगर जो आपको मिला है उसको समझदारी से खर्च करना चाहिए। और एक चौथी चीज जो समझने की है, जो आप में से एक आध इकोनॉमिक्स वाले हजरात नजर आ रहे हैं, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी समझ होगी, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मुराद ये है कि अगर आप इस वक्त यहां बैठे हैं तो आप कोई और ऐसा काम होगा जो मिस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप इस वक्त बैठे हुए होटल पे चाय नहीं पी रहे हैं, या आप इस वक्त कोई किसी जगह बैठ के दावत नहीं उड़ा रहे हैं, या दोस्तों के साथ नहीं बैठे हुए, या अपना फैमिली टाइम मिस कर रहे हैं। मैं इस वक्त आपके साथ बैठा हूं तो मैं अपना फैमिली टाइम मिस कर रहा हूँ, ये मेरा फैमिली टाइम। ठीक है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दैट मीन्स कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं किस चीज को किस चीज के बदले में एक्सचेंज कर रहा हूं। तो चार चीजें हमेशा आपके मद्देनजर रहनी चाहिए। पहली चीज वक्त, ये अल्टीमेट करेंसी है, सबसे कीमती है। तवानाई, इसकी भी लिमिटेशंस है। तीसरी चीज क्या है जनाब? तीसरी चीज है आपके पैसे, कि आप उनको कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर आपने उससे एक चीज खरीदी तो आप उसे दूसरी चीज खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपने वो खर्च कर दी। और चौथी चीज जो है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जिस चीज के ऊपर आप अपना वक्त, तवानाई और पैसा लगा रहे हैं, उसके एक्सचेंज में आप क्या चीज मिस कर रहे हैं। ठीक है। अब जब हम इस पहली चीज को समझ गए कि हमें अपनी रिसोर्सेज, ये क्या है, ये आपकी रिसोर्सेज हैं, अपनी रिसोर्सेज किस तरह खर्च करनी चाहिए। सॉरी। तो सबसे अहम चीज ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम हैं कौन, हम क्या हैं। टाइम, एनर्जी, मनी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये चारों चीजें ना मैंने बड़ी बड़ी लिख के अपने ऑफिस में लगाई हुई हैं। तो हमें कौन बताएगा कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं? तो सबसे पहले तो हमें वो बताएगा जिसने हमें बनाया। ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ जगहों पर हमारा ही तारुफ कराते हैं। कभी वो कहते हैं कि उसने हमें दईफ पैदा किया है, कमजोर पैदा किया है। फिर वो कहते हैं कि अगर जब आप मुसीबत में होते हैं ना, तो फिर आप अल्लाह को याद करते हैं, और जब आपकी मुसीबत खत्म हो जाती है तो आप उसको भूल जाते हैं। तो जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप उसे याद रखते हैं, मुश्किल में से निकल आते हैं तो उसको भूल जाते हैं। ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है? जो काम के वक्त तो आपको याद रखे और बगैर काम के आपको भूल जाए, जब काम निकल जाए तो चला जाए। कोई लिखेगा चैट बॉक्स के अंदर, ना शुक्रा। तो अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि भाई हम तो नाशुक्रे भी हैं। और हमें अल्लाह ताला कहते हैं ज़लूमन जहूला, परले दर्जे के जालिम और परले दर्जे के जाहिल भी। झगड़ालू कहते हैं। हमें कहते हैं कि हम अपने लिए अक्सर नुकसान मांग रहे होते हैं। ये सारी बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। मैं सिर्फ
अपने हैंड आउट में से चीजें देख देख के आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा याद नहीं है सारा कुछ। हम बेसब्रे हैं, कंजूस हैं। फिर वो हमें कहते हैं कि उन्होंने हमें मुशक्कत में पैदा किया, यानी इंसान, कोई आपको कहता है जी इजी लाइफ होगी दुनिया में, तो अल्लाह ताला तो ये कह रहे हैं कि भाई जिंदगी में मुश्किल तो उठानी पड़ेगी, इजी लाइफ कुछ नहीं होगी। फिर वो, अगर आपको याद हो, सूरह 3, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन अंदाज में हमें पैदा किया है, मगर हम बुरे हालत की तरफ चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें फिर बुरे हाल में पहुंचा देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तकरीब की तरफ गामजन है, सरकश है। और आखिर में सूरह असर हमें याद दिलाती है कि तकरीबन सभी खसारे में, सिवाय चंद लोगों के। तो ये वो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। डिफॉल्ट सेटिंग समझते हैं आप? आपका मोबाइल आता है बिल्कुल फ्रेश, और उस मोबाइल के अंदर अभी कोई ऐप इंस्टॉल नहीं हुई भी होती। चाहें तो आप 2 लाख का मोबाइल लेने के बाद सिर्फ उसे कॉल रिसीव करने, कॉल सेंड करने, बेसिक वाला टेक्स्ट मैसेज रिसीव करने और सेंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते। अगर आप कोई ऐप उसमें इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो सिर्फ यही काम करेगा, क्योंकि उसे बगैर ऐप्स का तो यही करना आता है। कुछ फैक्ट्री इंस्टॉल्ड ऐप्स भी होती हैं, मगर डिफॉल्ट सेटिंग्स उसकी है, उसका असल काम बेसिक यही है। तो हमने अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स पढ़ी, वो काफी बुरे हालों में। जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको गिनवाई, अगर आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स का मुजाहरा करना शुरू कर दें हर वक्त, हयान साहब आपको भी अपनी माजरत के साथ एक जवाब दे रहा हूं मैं, हयान साहब को भी अपनी वॉइस चेक करनी पड़ेगी, उनके सिग्नल्स का कोई मसला है। तो अगर आप अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स का मुजाहरा करना शुरू कर दें सारा टाइम, तो कोई आपको दोस्त बनाना पसंद नहीं करेगा, कोई आपके साथ रह नहीं सकेगा, कोई आपके साथ काम नहीं कर सकेगा। ये कितनी अजीब सी बात है। ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग्स है। मगर फिर क्या होता है, फिर हम इसके अंदर ईमान की ऐप इंस्टॉल करते हैं, और जब हम ईमान की ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमारे अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा हो जाते हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर आप सूरह मोमिनून पढ़ें या सूरह फुरकान पढ़ें तो आपको बड़े प्यारे कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे। इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम। अपने इर्द गिर्द देखेंगे आप, आपको इधर उधर लोग झगड़ा करते हुए नजर आएंगे सारा टाइम, आजकल भी। आज सुबह में जा रहा था ऑफिस, तो दो गाड़ी वाले जो थे वो उलझ गए थे एक दूसरे में। आगे वाली गाड़ी के अंदर जो है वो दो हट्टे कट्टे लोग बैठे हुए थे, तो पीछे वाले को वो रोक रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे। पता नहीं बाद में उन्होंने उसकी कुट भी लगाई होगी, आई डोंट नो। लेकिन ये कि उनको ताकत का जोम था। मगर जो ईमान वाले होते हैं वो जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, नरम चाल चलते। और जब उनसे कोई उलझने की कोशिश करता है तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि जी मैं जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम, मुझे अपने काम से काम रखने दें, मैं इस मामले में नहीं पड़ता। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला बयान कर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हदीस में मिलेंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान के ईमान का हुस्न ये है कि वो लायानी चीजों को छोड़ देता है। अब लायानी चीज क्या है? लायानी चीज वो है जिसका ना दुनिया में कोई फायदा है ना आखिरत में कोई फायदा। तो ये ईमान का हुस्न है। सो इंसान के अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा हो जाती हैं जब वो अपने अंदर ईमान का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, ईमान की ऐप इंस्टॉल होती है उसके अंदर, और वो उसको इस्तेमाल करता है। मियाना रवि पैदा हो जाती है, हुस्न अखलाक पैदा हो जाता है।
तो अल्लाह ताला ने हमें हमारी कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स भी बता दी और हमें ये भी बता दिया कि हमें असल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाने चाहिए। यहां से आगे चल के हम जरा आते हैं थोड़ा सा साइकोलॉजी की तरफ। साइकोलॉजी वो साइंस है जो हमें हमारी नफ्सियात के बारे में बताती है, जो हमें ये बताती है कि हम बेसिकली किन किस तरह अपने ख्यालात जनरेट करते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने हमें जालिम और जाहिल कहा ना, इसका मैं एक थोड़ा सा बहुत ही नरम किस्म की तर्जुमानी करूं तो इसका एक लफ्ज, इन दोनों चीजों के लिए एक लफ्ज आता है और वो है मुतासिब। एक शख्स जो मुतासिब होता है वो जालिम भी होता है और जाहिल भी होता है। ठीक है, मैं ये डेरिवेशंस कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट मीनिंग्स नहीं है, ताकि मैं अपनी बात आपको समझा सकूं। तो जब एक शख्स जालिम भी होता है जाहिल भी होता है तो वो एक मुतासिब शख्स होता है। अंग्रेजी में इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बायस्ड। बहुत सारे लोग इसे बायसनेस कहते हैं, ये बायसनेस कोई वर्ड नहीं है, बायस नाउन होता है। और एक शख्स जो बायस रखता है वो बायस्ड कहलाता है। बायस का मतलब है कि मैं किसी वजह से एक को दूसरे पे तरजीह दे रहा हूँ। जालिम क्या होता है? जालिम भी यही होता है जो किसी चीज को अ, दूसरी चीज के ऊपर तरजीह देता है उसके हक से हटाकर। यानी चीज का हक है वो उसका हक अदा ना करे, उसके ऊपर ज्यादती कर दे या कमी कर दे तो वो जालिम इस्तिलाहन, है ना भाई। तो जो बायस शख्स होता है वो किसी शख्स दूसरे शख्स के लिए मुतासिब होता है। मिसाल के तौर पे आप अगर ये सोचें कि यार ये जो बंदा आ रहा है ना इसका ताल्लुक फला इलाके से है, ये फला जबान बोलता है, तो इसे निकम्मा होगा, काम नहीं करता होगा। तो आपने क्या किया एक्चुअली? आपने उसके खिलाफ एक तासुब का इजहार किया, तो आप बायस हुए। ये जो तासुबात हैं, अच्छा ये तो बड़ी सख्त सी बात है, लेकिन हमारे सोच के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो है ना वो बायस क्रिएट करती हैं। तकरीबन 50 किस्म के ऐसे बायसेस हैं जिनको साइंसदानों ने बाकायदा नाम दिया है। मैं यहाँ पे आपको कुछ किताबों के नाम बताता जाऊंगा, आप इनको नोट कर लीजिएगा और जब आपको मौका मिले तो आप इन्हें देखिएगा, पढ़िएगा जरूर। और अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते तो आप उसकी समरी जरूर सुन। वैसे तो किताब पढ़नी चाहिए। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, ऑथर का नाम मुझे याद नहीं है, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इसमें बायसेस का जिक्र करता है, सारे बायसेस, किस तरह आप साफ अंदाज में सोच सकते हैं। ठीक है, तो जनाब होता यह है कि हम तासुबात का शिकार हो जाते हैं। हम अपने तासुबात का शिकार होकर गलत फैसले करते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आपको मिलता है, वो आपसे बड़ी अच्छी तरह बात करता है, देखने में आपको लग रहा है कि जी ये बड़ा अच्छा इंसान है, मीठी जबान बोलता है, और उसके बाद वो आपको धोखा देके चला जाता है। तो असल में हुआ क्या कि उसके हुलिये से आप धोखा खा गए, जबकि वो जो हुलिया था वो धोखे का हिस्सा था। कोई शख्स आपसे कहता है कि मैं फला फला काम करूंगा, मगर उसका माजी गवाही दे रहा होता है कि ये आपके साथ सिंसेयर नहीं, मगर आप उसके हुलिये को देखकर या उसकी बात को सुनकर उस पर यकीन कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आज हमारा आज सच मौजू नहीं है, मगर हम एक तरह से आप समझ लें कि सेल्फ अवेयरनेस या अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड अवेयरनेस ऑफ द अदर पर्सन, अदर पीपल,
ये वैसे तो इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, लेकिन इसके ऊपर दस्तरस आपको किसी हद तक धोखा खाने से महफूज रख सकती है। इसलिए कि जब भी आप कोई बात सुने, कुरान करीम का हुक्म है कि भाई उसकी तहकीक कर लिया करो। जब भी कोई शख्स तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए, हम अक्सर तस्दीक किए बगैर उसे आगे बढ़ा। अच्छा, आगे बढ़ाने का एक मतलब ये भी है कि हम उस पर यकीन भी कर लेते हैं। भाई अगर मुझे एक चीज पे यकीन होगा कि ये झूठी है, तो मैं आगे क्यों बढ़ाऊं। तो हम लोग बहुत ज्यादा सजेस्टेबल हो गए। होना ये चाहिए कि हमारे सामने कोई भी कोई बात कर रहा है, तो हमें उसके खिलाफ एविडेंस तलाश करना चाहिए कि ये बात ठीक भी है या नहीं। तो थोड़ा सा शक की मिजाज होना चाहिए। अब हम आ रहे हैं पर्सनालिटी की तरफ। ठीक है, अब हम इस पहले हिस्से को खत्म करके दूसरे हिस्से की तरफ आ रहे हैं। अच्छा जनाब, जो आपके सवालात हैं, मुझसे एक भाई ने पूछा कि भाई सवाल का क्या करें। तो अभी आप अपने सवालात को पार्क करके रखें। हम या तो आज आखिर में आपसे कह देंगे कि आप अपने सवालात लिख लें, और हम कल पहले स्टार्ट आपके सवालात के जवाब से करेंगे, या फिर हम ये करेंगे कि आपके सवालात के जवाब बाद में दे दें। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जनाब पर्सनालिटी एनालिसिस। तो हमने आपसे दो पर्सनालिटी इन्वेंटरीज करवाई बेसिकली। एक का नाम है MBTI और एक का नाम है बिग फाइव, या जिसको हम ओशन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, तमाम भाई लोग जो हैं वो अपनी MBTI पर्सनालिटी जरा इधर लिखें मेरे सामने चैट बॉक्स में। अच्छा, आपने सिर्फ 4 लेटर्स बनाने हैं, हमने 4 लेटर से आगे नहीं जाना। आगे वाला काम आप खुद पढ़ेंगे जब आपका दिल चाहेगा। जिसको 16personalities.com से आपने पिक किया था। चले आप थोड़ा सा इंतजार करें, आपको समझ आ जाएगा। या आप अपना सवाल इधर लिख लें जब तक लोग टाइप कर रहे हैं। भाई ये क्या है। अच्छा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कहीं। कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा। नो वरीज। ठीक है जनाब। कुछ लोगों ने तो काम ठीक किया है, कुछ लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 16personalities.com ये वेबसाइट है। www, आप इससे फारिग होके इसको कर लीजिएगा टेस्ट को, अगर आपने कहीं और से कुछ और कर लिया है। क्योंकि कुछ लोगों के जवाब जो है ना वो मुझे समझ नहीं आ रहे, बिकॉज वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कुछ हटके। एनीवे, अच्छा देखें, अब होता ये है कि जब हम पर्सनालिटी इन्वेंटरीज देखते हैं ना, तो पर्सनालिटी इन्वेंटरीज बहुत सारी। अब यूं समझ लें कि कोई, अगर कॉमनली इस्तेमाल वाली बात भी हम करें तो 30-35 आराम से मिल जाएंगी आप। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बनाई हुई, और हर बंदा चाहता है कि अ, ज़ाहिर है उसका नाम हो, उसकी पर्सनालिटी इन्वेंटरी ज़्यादा यूज हो, तो वो अपनी पर्सनालिटी इन्वेंटरी बना सकते। तो एक साहब थे, कार्ल यंग, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और बड़े मशहूर थे। उन्होंने बहुत काम किया है साइकोलॉजी पे। उनको देख उनके काम के ऊपर बेस करके एक मदर और डॉटर थी जो कि प्रॉपर शायद साइकोलॉजिस्ट भी नहीं थी। उन्होंने एक पर्सनालिटी इन्वेंटरी बनाई, और उस पर्सनालिटी इन्वेंटरी का नाम रखा मायर्स ब्रिग्स पर्सनालिटी टाइप, सॉरी, टाइप इंडिकेटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं MBTI। अच्छा, अब उनकी पर्सनालिटी इन्वेंटरी जो है ना वो बहुत पॉपुलर हो गई। इजी टू यूज है, आपने भी यूज की है। जो काम आपने किया है वो डायरेक्टली मायर्स ब्रिग्स से मुतासिर है, उसको आगे बढ़ाकर कुछ और लोगों ने कर रखा। इसलिए हम बेसिकली सिर्फ मायर्स ब्रिग्स पे ही रहेंगे।
मायर्स ब्रिग्स का मसला ये है, आप में से कुछ लोग एमफिल कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत साइंटिफिक मेथड का पता होगा, कि जब हम इसको वैलिडेट करने जाते हैं या इसकी रिलायबिलिटी असेस करते हैं, तो इसमें साइंटिफिकली स्पीकिंग कुछ मसले हैं। अच्छा, एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स है मेरा जो कि अभी चल रहा है ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी, कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखें। ये मैं बीच में बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो दुनिया को देखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, इसको कहते हैं फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज। एक अंदाज ऐसा है जिसको जिस तरह से देखने वाले लोग क्वांटिटेटिव मेथड्स को ज्यादा पसंद करते हैं। वो हमेशा 2+2 4 की बात करते हैं, और उनके लिए हर चीज बिल्कुल क्वांटिटेटिवली परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और एक दूसरे लोग होते हैं जिनके नजदीक हर बंदा एक इंडिविजुअल है, तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होते हैं वो वाले रिसर्च डिजाइन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। अभी जो मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर है, ये टेक्निकली स्पीकिंग दुनिया को एक तरह से क्वालिटेटिव लेंस से देखता है। तो आपको ओवरलैपिंग मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मगर इसका एक लिमिटेड स्कोप है। ये पत्थर पे लकीर नहीं है, कोई भी पर्सनालिटी इन्वेंटरी पत्थर पे लकीर नहीं है, ये याद रखिएगा। मगर ये आपको कुछ गाइडेंस फराहम करती है, बाज बातों में हेल्प करती है, बाज मामलात को समझने में मदद देती है। इसके मुकाबले में जो आपके पास आपने दूसरा वाला पढ़ा है, ओशन मॉडल जिसको कहते हैं, वो साइंटिफिकली कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर है। जब अब हम उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी एनालिसिस वगैरह करते हैं तो हमें ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है। मगर मैं आपको इस तरह समझा दूं कि अगर आपके पास पेंसिल का, अगर आपके पास कोई एक चीज रखी हुई है यहाँ पे, आप इसको यहां से देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ नजर आएगी, यहां से देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ नजर आएगी, यहां से देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ नजर आएगी, यहां से देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ नजर आएगी। अगर आपको कहा जाए कि आप इस विंटेज पॉइंट से या इस देखने की जगह से देख के उसकी तस्वीर बनाए, तो अलग तस्वीर बनेगी, यहाँ से अलग तस्वीर बनेगी, यहाँ से अलग तस्वीर बनेगी, और यहाँ से अलग तस्वीर बनेगी। इसका मतलब क्या है कि ये इसी एक चीज के चार मुख्तलिफ पहलू हैं, क्योंकि आपके देखने का अंदाज अलग अलग है। ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको? यस और नो लिख दें। हम्म, ठीक है। तो इसी तरह ये जो पर्सनालिटी इन्वेंटरीज होती हैं, जिनके तहत आप अपनी पर्सनालिटी टाइप मालूम करते हैं, ये एक ही चीज को मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ अंदाज से देख कर बता रही होती है आप, यानी उसी पर्सनालिटी के मुख्तलिफ एनालिसिस होते हैं। तो आप जो मिलती जुलती चीजें हैं वो आपको एक जैसी ही मिलेंगी सब में। मिसाल के तौर पे एक्स्ट्रा वर्जन जो है वो एमबीटीआई में भी है और ओशन मॉडल में भी है। तो अगर ये नहीं होगा कि आप एमबीटीआई जब करने जा रहे हैं और आपने सही सही जवाब दिए हैं, कोई झूठ नहीं बोला उसके अंदर, कोई तफरी नहीं की है, तो एमबीटीआई में तो आप इंट्रोवर्ट आ जाएं और उसके दूसरे के अंदर आप एक्सट्रोवर्ट आ जाएं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मिलती जुलती जो चीजें हैं उसके अंदर आपको एक जैसे नताइज नजर आएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम सब एक एक करके उन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं कि ये है क्या। असल में तो ये एक प्राइमर है, इसके लिए तो 2 दिन की वर्कशॉप भी जो है ना, अ, वो काफी नहीं है। इसके लिए तो हमें पूरा पूरा दिन बैठना पड़ेगा, सुबह से लेकर दोपहर तक या शाम तक 3-4 घंटे। तो मैं सिर्फ आपको कुछ आइडियाज देना चाह रहा हूँ ताकि आप खुद से जाके इसके ऊपर पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। तो एमबीटीआई का एक जो पहला लेटर है, जैसे मेरा आता है आई, तो या तो आप इंट्रोवर्ट होंगे या आप एक्सट्रोवर्ट होंगे। अच्छा, इस चीज को आप अपने हवाले से भी समझ सकते हैं और इस चीज को आप अपने साथ
रहने वालों के हवाले से, अपने साथ काम करने वालों के हवाले से भी समझ सकते हैं, अपने बच्चों के हवाले से भी समझ सकते हैं, अगर किसी के बच्चे हैं तो। ठीक है। इंट्रोवर्ट वो शख्स होता है जो गौर व फिक्र वाला होता है, सोचता समझता है, खामोश रहता है, किताबें पढ़ता है। उसके कम दोस्त होते हैं, 2 3 4 दोस्त होते हैं बमुश्किल, करीबी। और जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो एक पार्टी पर्सन होता है। तो वो आपको किसी होटल में बैठा हुआ कहे लगाता हुआ नजर आ जाएगा, बड़ी बड़ी दोस्तों की दावतों में जा रहा होगा, पब्लिक में जाके उसको लगेगा वाह मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। अच्छा ये दो। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई जैसे इनिशियली ऐसा लगता है देखिए कि भाई या तो आप इंट्रोवर्ट होंगे या आप एक्सट्रोवर्ट होंगे। ऐसा नहीं है। बेसिकली ये क्या है, ये एक कंटिन्यूअम है। कंटिन्यूअम से क्या मुराद है, ये एक लाइन है, इसके एक एंड पे इंट्रोवर्ट है और दूसरे एंड पे इसके एक्सट्रोवर्ट है। तो आप इस स्पेक्ट्रम के दरमियान में कहीं फॉल कर रहे होंगे। आपको एक मजे की बात बता दूं। तो मैं जब आईओबीएम में रेगुलर क्लासेस पढ़ाता था, तो मेरी हेल्थ साइकोलॉजी की क्लास होती थी, उसमें पर्सनालिटी एनालिसिस में करता हूँ। तो उनको सवालात ऐसे देता था टेढ़े मेढ़े कि जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप। तो मैंने उनसे कहा कि यार आपने ना, एक मिड टर्म का एग्जाम था, मैंने कहा आपने मेरा एनालिसिस करना। अभी तक हमने कोई 8 10 क्लासें साथ गुजार ली हैं, तब तक आपको मेरी पर्सनालिटी का अंदाजा हो गया। तो यू नीड टू एक्चुअली एनालाइज माई पर्सनालिटी, और आपने उसके लिए अपना एविडेंस भी देना है कि आपको क्यों लगता है कि आप कुछ कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं। अच्छा, पर्सनल लाइफ में मैं बड़ा शदीद इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ। अच्छा, इंट्रोवर्ट बंदे की खासियत ये होती है कि वो फोन पे बात करना पसंद नहीं करता। वो मैसेज पे बात करेगा आपसे। आमतौर से वो कहेगा कि जी मुझे फोन पे बात करना पसंद नहीं है, या वो कहेगा नहीं, जाहिर है वो आपको कहेगा जी आप मुझे मैसेज कर दो। तो वो लिख के बात खुशी खुशी करते हैं वो लोग। तो मैं इतना हैरान हुआ कि मेरी पूरी क्लास ने मुझे एक्सट्रोवर्ट लेवल किया, सिवाय एक आध के। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा जो एटीट्यूड है वो क्लास के अंदर जाके बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये हो सकता है कि आप एक जगह पे एक तरह बिहेव करते हैं, दूसरी जगह पे दूसरी तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने करीबी लोगों के अंदर आप उनको देखेंगे तो वो इतने कंफर्टेबल होंगे और ऐसे मजे से बात करेंगे कि आपको कोई फर्क नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि ये एक्सट्रोवर्ट इंसान है। लेकिन जैसे ही वो किसी शादी में जाएगा, किसी पब्लिक में जाएगा, किसी अ, और जगह पे जाएगा जहाँ वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो वहां वो बिल्कुल कोने में एक सिरक के बैठ जाता है। अब सवाल ये है कि अगर आप जिसके साथ रहते हैं या जिसके साथ काम करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी उससे डिफरेंट है, तो क्या किया जाए। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो एक्सट्रोवर्ट के साथ कैसे रहना है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो इंट्रोवर्ट के साथ कैसे रहना। अच्छा, इससे इसका ताल्लुक भी फिर जाके इमोशनल इंटेलिजेंस से मिल जाता है। क्यों? बिकॉज जब तक आप दूसरे को सुनेंगे और समझेंगे नहीं, तब तक आप उसके साथ एक रिदम नहीं बना सकते। यानी आपके साथ वो कोई भी कभी भी इत्मीनान महसूस नहीं करेगा अगर एक्सट्रोवर्ट को सुना ही ना जाए, उसको बोलने ही ना दिया जाए, तो वो बड़ा दम घुटा हुआ महसूस करेगा। और अगर इंट्रोवर्ट को उकसाया ना जाए कि भाई कुछ बात कर लो, उसके लिए एक्सट्रोवर्ट का खामोश होना जरूरी है ना। तो हर बंदा चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। तो इंट्रोवर्ट को बात करने के लिए आपको थोड़ा सा उकसाना पड़ेगा, थोड़ा सा उससे सवालात करने पड़ेंगे, कुछ उससे पूछना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा कुरेदना पड़ेगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जाकर खुलेगा। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपको कुछ देर खामोश रहना पड़ेगा, उसको बोलने का मौका मिलेगा तो वो बोलेगा ना। तो ये दो ऑपोजिट पर्सनालिटी के पोल्स हैं कि एक शख्स बिल्कुल ही एक्सट्रोवर्ट है और एक शख्स बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट है, लेकिन आमतौर से लोग इस कंटिन्यूम के बीच में कहीं पाए जाते हैं। और आपको उस हिसाब से ये देखते हुए कि अगर मैं इंट्रोवर्ट हूं, तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है कि एक बहुत प्यारी किताब है जिसका नाम है क्वाइट। ऑथर का नाम है सूजन केन। तो उसके अंदर वो
ये बताती है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप जिंदगी में किस तरह अपनी इस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक पावर है, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। अच्छा, आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे अपना करियर डिसाइड करते हुए भी आपको सोचना चाहिए। क्यों? अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आप पब्लिक डीलिंग की जॉब में चले जाते हैं, आप किसी जगह पे जाके काउंटर पे खड़े हो जाते हैं या आप फोन संभाल लेते हैं किसी इदारे का, तो आप बहुत बेचैन और परेशान रहेंगे। उसकी वजह यह है कि आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब आप अजनबी लोगों से मिलते हैं या बात करते हैं। तो आपको इन बातों को मद्देनजर रखना पड़ेगा जब आप अपने करियर का डिसीजन लें। अगर आपको अपने बारे में पता है और आपको अपने साथ वाले के बारे में पता है, यानी मैं आमतौर से इस मामले में जो बात करता हूं तो मेरा मकसद ये होता है कि आपको अगर अपने स्पाउस के बारे में पता है, अगर वो मौजूद है तो, नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकते जाहिर है, या आपको अपने बॉस के बारे में पता है, तो आपको उसके साथ डील करने में आसानी होगी। बिकॉज आपको पता होगा कि एक्सट्रोवर्ट लोग जो हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है या नहीं आती? बहुत सारे लोगों के बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट्स होते हैं। अच्छा, तीन बच्चे एक्सट्रोवर्ट हैं और एक बच्चा जो है वो इंट्रोवर्ट है। अब क्या हो गया? अब ये बच्चा किताबें पढ़ रहा होता है और जो दूसरा बच्चा है वो बाहर जाके खेल रहा होता है। अब बंदे को लगता है कि यार मेरे बच्चे के साथ में खराबी है, वो पूछने लग जाता है मेरा बच्चा ऐसा क्यों। हालांकि उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, ये उसकी पर्सनालिटी ट्रेट है, ये उसका पर्सनालिटी का अंदाज है। अच्छा, अभी हम डिफिकल्ट पर्सनालिटीज पे बात नहीं कर रहे। ठीक है, जाहिर है वो एक कोई इंडिविजुअल केस होता है जो जिसके साथ कुछ दूसरे मसाइल होते हैं, तो अभी हम तो बहुत जनरल सी बात करेंगे और उसके बाद आपके पास जो भी नॉलेज आ जाएगी इंशाल्लाह आप उसको इस्तेमाल करते हुए खुद देख सकते हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, और फिर वो दोबारा इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक आ जाएगा वहाँ पे। ये हमारी इस वाले स्कोप किससे बाहर है, क्योंकि आज हम सिर्फ पर्सनैलिटीज पे बात करेंगे, कल हम वैल्यूज पे बात करेंगे। अच्छा जी, दूसरा जो हमारे पास हमने बात कर ली कि जी बंदा जो है वो या तो एक्सट्रोवर्ट होगा या इंट्रोवर्ट होगा या इन दोनों के बीच में कहीं। ये बात सबकी समझ में आती है? अब दूसरा स्पेक्ट्रम क्या है? दूसरा स्पेक्ट्रम के अंदर आपने, जैसे मेरा है ना, दैट इज INFP, सही है। तो इसी तरह आपने दूसरा स्पेक्ट्रम देखा होगा। कुछ लोगों ने पता नहीं कौन कौन से लेटर्स लिखे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहे, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता आपने कहाँ से क्या किया। बट इन जनरल सबने अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो की थी तो एक ही जैसे जवाब आने थे, S और I का कंटिन्यूम। एक लोग ऐसे होते हैं जो सेंसर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इधर उधर की बातें जरा कम करते हैं एंड दे वांट टू टॉक अबाउट द फैक्ट्स, दे वांट टू टॉक अबाउट नंबर्स। ठीक है, वो स्पेसिफिक बात करना चाहते हैं। सो अगर आपने उनसे बात करनी है, आप दूसरे एंगल से ताल्लुक रखते हैं, वो दूसरे एंगल पे हैं, तो आपको कुछ फैक्ट्स गैदर करने होंगे। अच्छा जनाब, सो अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा तेज तेज चलें। कल वैसे हम विल स्टार्ट रनिंग सो दैट चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरा, आपका सवाल फिलहाल अगेन इसके स्कोप से थोड़ा सा बाहर है, मैं इसके बारे में आखिर में कुछ बातें करूंगा। अच्छा जी, तो दूसरा जो जो पैरामीटर है, दैट इज आइदर यू आर अ सेंसर और यू आर एन इंट्यूटिव। तो जो सेंसर होते हैं वो नंबर्स ओरिएंटेड होते हैं, जब आप उनसे बात करेंगे तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे। जो इंट्यूटिव होते हैं वो ख्याली दुनिया के करीब करीब रहते हैं। सो यू नीड टू टॉक अबाउट द बिग पिक्चर कि व्हाट डज दीज नंबर्स मीन, इसको ट्रांसलेट करें, इसका मतलब क्या है। तो अगर आप सेंसर हैं तो आपको इंट्यूटिव के, अगर आप सेंसर से गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज आप और वो एक ही किस्म की बात बोल रहे हैं। और जब आप
इंट्यूटिव से गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपको उसके जो पैरामीटर्स हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा एंड ऑल द अदर वे अराउंड एज वेल। अगर आप इंट्यूटिव हैं, आपको सेंसर से गुफ्तगू करनी है, तो आपको नंबर्स की बात करनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम बिग पिक्चर यू आर लुकिंग एट। फिर एक वो लोग होते हैं सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं, वो सिस्टम्स की बात करते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो पीपल ओरिएंटेड होते हैं, वो पीपल की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। सो अगर आप बहुत ज्यादा सिस्टम ओरिएंटेड हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अक्सर लोगों की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो। ये वो ब्लाइंड स्पॉट होता है जो हमें खुद नहीं पता होता, और हम लोगों की जज्बात का इस्तेहसाल कर देते हैं अगर हम थिंकर्स होते हैं। तो हमें थोड़ा सोचना भी चाहिए कि हम दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें। अगेन दिस कम्स टू बैक टू इमोशनल इंटेलिजेंस। एक टर्म है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब यह है कि मैं दूसरे के दर्द को महसूस कर सकूं। और दूसरे एंड पे फीलर होता है जो सिर्फ लोगों के बारे में सोचता है, वो सिस्टम को तबाह कर देता है इस चक्कर में। एक बंदा है, वो कहता है जी मेरे घर में बहुत मसले मसाइल हैं और मैं देर से आऊँ। वो कहता है हाँ ठीक है तुम देर से आओ। वो रोजाना बंदा कभी 10 बजे आ रहा है, कभी 10:30 बजे आ रहा है, 9 बजे का टाइम है, उसके दिल में उसका दर्द है। मगर इस चक्कर में दूसरे लोगों ने भी 9 बजे आने के बजाय 8:30, 9:30, 10, 11, 11:30 बजे आना शुरू कर दिया। तो अब आपने फीलिंग्स के चक्कर में सिस्टम तबाह कर दिया, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पीपल ओरिएंटेड थे। सो आपको दरमियान में कहीं रहना है। मियाना रवि सिखाते हैं ना हमारा दीन हमें। और एक अगला कंटिन्यूम है जो जे या पी का है। उसमें लोग या तो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और मामले को शुरू से लेके आखिर तक जानना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बड़े मजे की एग्जांपल देता हूँ। तो जो जजर्स होते हैं, अगर जैसे मैं पी हूं और मेरी वाइफ जो है वो जे है, ठीक है। अब मजे की बात यह कि हम घर से निकलते थे कहीं खाने पीने के लिए, तो 3 दफा मैं उनसे कहता कि यार ऐसा ना करें, अभी हम चल रहे हैं जा रहे हैं, कि यार ऐसा करते हैं वहां चलते हैं, ऐसा करते हैं उधर ना चलें। अब वो घर से प्लान करके निकली हैं कि उनको एक जगह जाना है, और वो ये क्योंकि वो जे हैं तो ये पसंद करती हैं कि शुरू से लेके आखिर तक का जो रास्ता हो वो उनको पता हो कि उन्होंने कहाँ जाना है। एक दफा तय कर लिया तो बस तय कर लिया। अच्छा, मेरा शौक ये है कि मैं अपने ऑप्शंस ओपन रखता हूँ कि ठीक है यार, अगर मिल गई एक अच्छी जगह जहन में आ गई तो चलते हैं, इसमें क्या है। तो उससे दूसरे बंदे की अच्छी खासी हट जाती है, ठीक है। तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, अगर आपके साथ वाले जो हैं वो जे टाइप हैं, दैट मीन्स कि दे वांट अ स्पेसिफिक आइडिया कि जो काम करना है वो किस तरीके से होगा, कहाँ तक होगा, दे वांट इट मैप्ड आउट। मगर अगर पी है तो दे वांटेड कि जी ठीक है, कोई और चीज अगर आ जाती है जहन में तो ठीक है। अब जब सेम फ्रीक्वेंसी पे आप बात कर रहे होते हैं तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है, बिकॉज सामने वाला भी ऐसा है, वो ऑप्शन ओपन रखता है, और दूसरा वाला जो है आप भी वैसे ही हैं। मगर अगर ये ऑपोजिट पर्सनालिटी ट्रेट्स हो आपके पास, तो फिर क्योंकि दूसरे की बात आपको समझ नहीं आ रही होती, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, तो मसाइल क्रिएट होते हैं। तो अब दिस इज अबाउट एमबीटीआई। अब आपकी जो रिपोर्ट है आप उसको पढ़ के समझ सकेंगे अच्छे तरीके से इसका क्या मतलब है। आप चाहें तो आप जैसे अब हमने अपने घर में हर एक ने किया हुआ है अपना अपना एनालिसिस, तो हमें अंदाजा है कि हम लोग किस फ्रीक्वेंसी पे एक दूसरे से बात करें, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अगर आप भी अपने घर में ये काम कर लेंगे, अपने ऑफिस में ये काम कर लेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी एक दूसरे का बिहेवियर समझने में। और जब आप दूसरे का बिहेवियर समझ पाएंगे तो आप उसके लिए सही तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। पीस फॉर परसीवर्स। तो अब आपने अपनी रिपोर्ट को बहुत गौर से पढ़ना है, सही से पढ़ना है, ताकि आप समझ सकें अपने आप को भी और दूसरे बंदे को। अच्छा जी, अगली चीज जिस पे हम बात करेंगे दैट इज ओशन मॉडल, जिसको हम बिग फाइव भी कहते हैं। ओ इज फॉर ओपननेस। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओपन टू एक्सपीरियंस होते हैं, ये कहीं कहीं आपको ओवरलैप करता हुआ नजर आएगा एमबीटीआई से।
तो जितना आप ओपन टू एक्सपीरियंस होंगे, उतना आगे आने वाली जो दुनिया है, क्योंकि इट इज़ वेरी अनसर्टेन, नई-नई चीज़ें आ रही हैं। अगर आप अपने पुराने स्टाइल के साथ और अपनी पुरानी हुनर के साथ जो कुछ भी आपको आता है, जुड़े रहेंगे, नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। इसलिए कि दुनिया तो हर लम्हा चेंज हो रही है। अगर आप सिर्फ देखें तो एआई ने ही दुनिया को इतना चेंज कर दिया है। बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी की वज़ह से हर दूसरे दिन जो है वो एक साहब थे फ्रीलांसर, उन्होंने लिखा हुआ था अपने आप को। तो हर दूसरे दिन चीज़ें बदल रही हैं, तो आपको बहुत मुश्किल होगी अपने आप को कैरी करने में। सो ओपननेस जितनी अच्छी हो, ओपननेस टू एक्सपीरियंस उतना अच्छा है। दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ कॉन्शियसनेस। आप कितने ऑर्गेनाइज़्ड हैं। जितने आप ऑर्गेनाइज़्ड होंगे, उतना अच्छा होगा। तो अगर आपका सी हाई आता है, तो ये अच्छी चीज़ है, और अगर लो आता है, तो आपको इस पे काम करना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ है ओशन मॉडल के अंदर एक्स्ट्रावर्ट, इस पे हमने ऑलरेडी बात कर दी है। आम तौर से जो एक्स्ट्रावर्ट लोग होते हैं, वो अच्छे लीडर्स होते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं। जो दूसरे एंड पे होते हैं स्पेक्ट्रम पे, यानी इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ता है। तो जाके वो लोगों से बात करने के काबिल होते हैं। अब आप में से ज़्यादातर लोग टीचर्स हैं, कुछ उलमा हैं, और बाकी जगहों पे भी आपको कम्युनिकेट तो करना ही होता है। मेरे उस्ताद कहते थे कि यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। तो आप किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करना सीखें, उसको बेहतर बनाएँ। उसके बाद एक चीज़ होती है, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो हर बात पे नहीं करते हैं, नहीं से आगाज़ करते हैं। तो एग्रीएबलनेस होना अच्छी बात है, क्योंकि आपके साथ काम करना आसान है। अगर आप हर बात का आगाज़ ही नहीं से करेंगे, तो आपके साथ काम करना मुश्किल होगा। तो इस चीज़ का अगर आपको इस्तेहज़ार रहे, अगर इस चीज़ का आपको इसके लिए आप कॉन्शियस रहें कि यार मैं हर बात का आगाज़ नहीं से क्यों करता हूँ, मैं हर चीज़ में नेगेटिव एंड क्यों देखता हूँ, लेट्स बैलेंस इट आउट। तो आपके लिए इसको मैनेज करना आसान होगा। अच्छा जी, आखिरी चीज़ जो है दैट इज़ न्यूरोटिसिज़्म। और ये वो बंदा होता है हाइली न्यूरोटिक, जिसको हर काम में एक थपकी की ज़रूरत पड़ती है। हर रोज़ उसको चाहिए कि कोई आके उसकी तारीफ़ करे, उसको बताए कि हाँ जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो काम करता है, वरना वो ढीला होके बैठ जाता है कि मेरी कोई तारीफ़ ही नहीं कर रहा। सो अगर आप हाइली न्यूरोटिक हैं, तो उसपे भी आपको काम करने की ज़रूरत है कि जो न्यूरोटिसिज़्म है दैट इज़ नेगेटिवली कोरिलेटेड विद जो आपकी भी प्रोग्रेस होती है, या जिसके तहत आप लोगों के साथ चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो आपको बाकी 4 के ऊपर OCEA के ऊपर पॉज़िटिव एंड पे होना चाहिए, और आपको न्यूरोटिसिज़्म आपका कम होना चाहिए। यानी बाकी 4 ट्रेड्स आपके जितने अच्छे होंगे, उतना अच्छा है, और जितना आपका न्यूरोटिसिज्म कम होगा, उतना अच्छा होगा। यानी कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। आजकल की दुनिया में किसी के पास दूसरे के लिए टाइम नहीं होता, तो सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आग वो है जो आपके अंदर लगी हुई हो, जब तक अंदर आग नहीं लगेगी तब तक काम नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, वक़्त हमारे पास कुछ कम है, तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को 1-2 लिंक्स दे देता हूँ। उसपे मेरी बहुत सारी तहरीरें ऑडियोज़ की फ़ॉर्म में मौजूद हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप उन ऑडियोज़ को अगर सुन लेंगे, उन स्पीचेज़ को सुन लेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी। बिकॉज़ और कुछ हम आपको रिटन मटीरियल भी देंगे, उससे भी आपको इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। बिकॉज़ वो जो रिटन मटीरियल है, वो उसके अंदर इन आपके कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया है। तो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, जिनको आपको लगेगा कि अ जो रह गए हैं, इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे कि उसका कोई सिलसिला बनाएँ, या तो मैं और मौलाना साहब बैठ के एक ऑडियो डिस्कशन कर लेंगे, जिसके तहत आपको आंसर्स भेज दिए जाएँगे, या हम कोई वीडियो डिस्कशन कर लेंगे, देख लेंगे किस तरीके से हम आपके इन क्वेश्चंस को जवाब दे सकते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसके डिस्कशन के स्कोप से बाहर हैं। तो उसका हमने क्या करना है वो हम सोचेंगे, हो सकता है उसके लिए फिर हमें कोई फ़ॉलो अप सेशन रखना पड़े। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे जाके थोड़ी झाँक-ताक करेंगे, तो आपको इसमें से हर मौज़ू के ऊपर डिस्कशन मिल जाएगी। ठीक है जी? सो एक तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ अपने व्हाट्सऐप के चैनल का, जिस पे आप जा सकते हैं, और उससे आपको ये होगा कि इंशाल्लाह पुरानी तहरीरें भी आपको मिल जाएँगी कुछ इस पे, जब से ये चैनल बना है। इसी तरह का एक चैनल अगर आपको चाहिए हो, तो आप मुझसे लिंक्डइन का लिंक माँग सकते हैं,
सॉरी, टेलीग्राम का लिंक मांग सकते हैं, उस पर आपको सारी पुरानी तहरीरें भी मिल जाएंगी। हजरत आप अपनी इख्तितामी गुफ्तगू कर लें। मैं ये भैया ये 8 बजे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसके बाद मुझे कुछ मसरूफियात हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह ताला आपको जज़ाक अता फरमाए। बड़ी पुरमगज़ गुफ्तगू आमीन। आज की रही और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है आप लोगों ने उसको नोट भी किया होगा। तो इंशाल्लाह कल का जो सेशन है वो भी, चूंकि ये फिक्स टाइम है हमारा पहले से 6:15 PM PKST, तो इसी के मुताबिक इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। तो आज जो बातें हुई इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दी जाए और अपने सवालात भी आप नोट कर लें। जब QA सेशन होगा तो उसमें कर लीजिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आपको अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब पे वरहमतुल्लाह। बहुत कुछ मिल जाएगा आपके टॉपिक्स के ऊपर। तो जो भी सवाल है ना, आपको वहां से इसके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने चैनल का लिंक आपको दे दिया है, यूट्यूब भी और व्हाट्सएप भी। तो आप इन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, इंशाल्लाह इस पे आपको काफी कुछ मिल जाएगा। ठीक है भाई। नहीं, ये मेरे ख्याल में ग्रुप चैट के बजाय, जज़ाकुमुल्लाह। एक मिनट, ये ग्रुप चैट के बजाय ये उसमें चला गया डायरेक्ट मैसेज में किसी को। एक मिनट, इसको मैं उधर शेयर कर देता हूँ, फिर आप इसको बंद कर दीजिएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया। ये एक लिंक है और ये दूसरा लिंक। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। जब तक आपने सारे को रिव्यू करना है, और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरा तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी डॉक्टर